आज हम चर्चा करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण दो रीतियों से किया जाता है। पहला है व्यष्टि विश्लेषण और दूसरा है समष्टि विश्लेषण। व्यष्टि विश्लेषण का तात्पर्य होता है सूक्ष्म विश्लेषण और समष्टि विश्लेषण का तात्पर्य होता है बृहद विश्लेषण या व्यापक विश्लेषण। इस तरह से आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण दो रीतियों से, दो पद्धतियों से किया जाता है। पहला है सूक्ष्म विश्लेषण और दूसरा है व्यापक विश्लेषण। सूक्ष्म विश्लेषण को व्यष्टि विश्लेषण और व्यापक विश्लेषण को समष्टि विश्लेषण के नाम से जाना जाता है। इन दो रीतियों के आधार पर अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक व्यक्ति की आय का अध्ययन करना, एक बाजार का अध्ययन करना, एक फर्म का अध्ययन करना। इस तरह व्यक्तिगत इकाइयों की आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का या संपूर्ण अर्थव्यवस्था के एक बृहद भाग का अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय का विश्लेषण करना, कुल बचत का विश्लेषण करना, कुल व्यय का विश्लेषण करना। यह समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। तो व्यष्टि का तात्पर्य होता है सूक्ष्म और समष्टि का तात्पर्य होता है व्यापक, जिसको अंग्रेजी में क्रमशः माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। माइक्रो का मतलब होता है व्यष्टि और मैक्रो का अर्थ होता है समष्टि। इन दोनों शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम ओस्लो विश्वविद्यालय के विद्वान रेगनर फ्रिश ने किया था। तो इस तरह से समष्टि और व्यष्टि के बारे में है। व्यष्टि का तात्पर्य होता है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करना, विश्लेषण करना, और समष्टि का तात्पर्य होता है व्यापक तौर पर एक अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना या अर्थव्यवस्था के एक बड़े भाग का अध्ययन करना समष्टि के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र सूक्ष्म अर्थशास्त्र है। इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का, विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। विशिष्ट इकाइयों की आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण विशिष्ट फर्म या व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति की आय, एक फर्म की आय, एक बाजार की गतिविधि आदि का विश्लेषण किया जाता है। इस तरह व्यक्तिगत जो क्षेत्र होते हैं उनका अध्ययन, उनकी आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण करते हुए यह मान लिया जाता है कि समाज में पूर्ण रोजगार की स्थिति है। ऐसी स्थिति में संसाधनों के बंटवारे संबंधी समस्या का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। आर्थिक समस्याओं में संसाधनों के बंटवारे से संबंधित जो समस्या है वह कीमत सिद्धांत से संबंधित है। कीमत सिद्धांत क्या होता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहला यह है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण करते हुए यह मान लिया जाता है कि संपूर्ण समाज में पूर्ण रोजगार की स्थिति है और ऐसी स्थिति में संसाधनों के बंटवारे की समस्या का अध्ययन इसका मुख्य विषय वस्तु हो जाता है, जो कीमत सिद्धांत से संबंधित है, कीमतों से संबंधित है। अब कीमत सिद्धांत क्या होता है? कीमत सिद्धांत में किसी वस्तु की कीमत तय करते समय उसके लागत एवं मांग पूर्ति के सिद्धांत को लागू किया जाता है। मतलब यह हुआ
कि किसी वस्तु की कीमत दो तत्वों पर निर्धारित होती है। पहला है कि वस्तु बनाने में कितनी लागत लगी, इसके आधार पर वस्तु की कीमत तय होती है। वस्तु की कीमत को प्रभावित करने वाला दूसरा जो फैक्टर है, दूसरा जो तत्व है, वह है मांग पूर्ति का सिद्धांत। जब बाजार में वस्तु की मांग अधिक होती है और पूर्ति कम होती है तो वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। वहीं जब वस्तु की आपूर्ति बाजार में अधिक होती है और मांग कम होती है तो वस्तु की कीमत कम हो जाती है। इस तरह व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो मुख्य विषय वस्तु है वह है वस्तु का कीमत सिद्धांत। कीमत सिद्धांत का विश्लेषण व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अब हम देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत बचत, व्यक्तिगत व्यय आदि का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है अर्थशास्त्र के छोटे छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र एक बहुत आर्थिक व्यवस्था एक बृहद अवधारणा है, उसके एक छोटे भाग का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसमें छोटे भाग का तात्पर्य है कि एक उद्योग का अध्ययन, एक बाजार का अध्ययन इसका विषय वस्तु होता है। अगली विशेषता है इसकी कीमत सिद्धांत का अध्ययन। इस अवधारणा में, व्यष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा में, यह मान लिया जाता है कि समाज में पूर्ण रोजगार की स्थिति है और ऐसी स्थिति में जो मुख्य समस्या उत्पन्न होती है वह होती है संसाधनों के बंटवारे से संबंधित। संसाधनों का बंटवारा कीमतों पर आधारित होता है। इस तरह से पूर्ण रोजगार की स्थिति इसमें मान ली जाती है। अगली विशेषता है इसकी कीमत का सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय वस्तु कीमत का सिद्धांत ही है। और कीमत का सिद्धांत क्या होता है कि वस्तु की कीमतों का निर्धारण किन आधारों पर किया जाता है और वस्तु की कीमत कैसे लोगों को प्रभावित करती है और कैसे ये संसाधनों के बंटवारे का निर्धारक होती है, इसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं क्या हुआ? पहला, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। दूसरा, अर्थशास्त्र के छोटे भाग का अध्ययन। तीसरा, पूर्ण रोजगार की स्थिति मान लेना। और चौथा है कीमत सिद्धांत का अध्ययन। इस तरह से व्यष्टि अर्थशास्त्र की ये विशेषताएं हैं। अब हम चर्चा करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्व के बारे में। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार को समझने में मदद करता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार को समझने में व्यष्टि अर्थशास्त्र मदद करता है। इसमें होता यह है कि व्यक्तिगत इकाइयों या विशिष्ट फर्मों या विशिष्ट इकाइयों की आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण करने से ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की गतिविधियों का अध्ययन किया जा सकता है। अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने में व्यष्टि अर्थशास्त्र मदद करता है। ऐसे समझ सकते हैं इसको कि जैसे है व्यक्तिगत बचत का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। अब इस तरह से व्यक्तियों की बचत कुल मिलाकर ही राष्ट्रीय बचत कहलाएगी। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने में व्यष्टि अर्थशास्त्र मदद करता है। व्यक्तिगत इकाइयों को अपने क्षेत्र में आर्थिक निर्णय लेने में यह सिद्धांत मदद करता है। व्यक्तिगत इकाइयां जो होती हैं उन्हें स्वयं को अपने इकाई के संबंध में निर्णय लेने में यह व्यष्टि अर्थशास्त्र मदद करता है। जैसे उन्हें किन वस्तु का उत्पादन करना चाहिए, वस्तुओं कीमत का निर्धारण कैसे करना चाहिए, किन किन साधनों पर उन्हें व्यय करना चाहिए, किन साधनों पर उन्हें व्यय नहीं करना चाहिए आदि का निर्णय व्यष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमतों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वस्तुओं की कीमत कैसे निर्धारित की जाए,
इसके संबंध में व्यष्टि अर्थशास्त्र हमारी मदद करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र ये बताता है कि वस्तुओं का निर्धारण वस्तु की लागत और मांग पूर्ति के सिद्धांत के आधार पर किया जाना चाहिए। आर्थिक नियमों के निर्धारण में व्यष्टि अर्थशास्त्र मदद करता है। विशेषकर सीमांत विश्लेषण में व्यष्टि अर्थशास्त्र मदद करता है। सीमांत विश्लेषण का तात्पर्य होता है कि किसी गतिविधि में कितनी लागत लगाई गई है और उससे कितना लाभ हो रहा है। इस तरह एक इकाई में लगाए जाने वाली लागत और उससे होने वाली लाभ का विश्लेषण व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा व्यक्तिगत इकाइयों की कार्यकुशलता में वृद्धि करने में भी व्यष्टि अर्थशास्त्र मदद करता है। ये कैसे करता है? व्यक्तिगत इकाइयों की कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए वह बाजार में वस्तुओं की कीमत का विश्लेषण करता है और इसके आधार पर व्यक्तिगत इकाइयों को यह पता चलता है कि वह किन वस्तुओं का उत्पादन करें और किन वस्तुओं का उत्पादन ना करें। जिन वस्तुओं की मांग अधिक है उनकी आपूर्ति और उनकी आपूर्ति के लिए वस्तुओं का उत्पादन करना व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। इसके अलावा व्यष्टि अर्थशास्त्र सरकार की आर्थिक नीतियों के निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकार द्वारा लिए गए निर्णय व्यक्तिगत इकाइयों को प्रभावित करते हैं। यह व्यष्टि अर्थशास्त्र से ही पता चलता है कि सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों का व्यक्तिगत इकाइयों पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसका अध्ययन करके ही सरकार द्वारा आर्थिक नीतियों का निर्धारण किया जाता है, जिसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र सरकार की आर्थिक नीतियों के निर्धारण में मदद करता है। इस तरह व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व क्या है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने में यह मदद करता है। व्यक्तिगत इकाइयों को अपने क्षेत्र में निर्णय लेने में मदद करता है। अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के निर्माण में मदद करता है। व्यक्तिगत इकाइयों की कार्यकुशलता में वृद्धि करता है। सरकार की आर्थिक नीतियों के निर्माण में यह मदद करता है। सरकार की आर्थिक नीतियों में मदद करता है, निर्माण में मदद करता है। व्यक्तिगत इकाइयों की कार्यकुशलता में वृद्धि करता है। आर्थिक नियमों के निर्धारण में सहायक होता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने में मदद करता है। व्यक्तिगत इकाइयों को अपने क्षेत्र में निर्णय लेने में मदद करता है। वस्तुओं की कीमत तय करने में यह व्यष्टि अर्थशास्त्र मदद करता है। अब आगे हम देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या हैं। लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की लिमिटेशंस क्या हैं, सीमाएं क्या हैं? तो पहली इसकी जो सीमा है या आलोचना है वह यह है कि यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संचालन का सही चित्र प्रस्तुत नहीं करता है। यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संचालन का सही चित्र प्रस्तुत नहीं करता है क्योंकि यह व्यक्तिगत इकाइयों की आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण करता है। व्यक्तिगत और विशिष्ट इकाइयों की आर्थिक गतिविधियों का चित्र प्रस्तुत करता है। इससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था की गतिविधि का चित्र प्रस्तुत नहीं होता है। दूसरी जो सीमा है वह है यह अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। व्यष्टि अर्थशास्त्र मानता है कि समाज में पूर्ण रोजगार और पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है, जबकि वास्तविक समाज में ऐसा संभव नहीं है। अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। अवास्तविक मान्यता, इसकी पहली मान्यता यह है कि समाज में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है और दूसरी इसकी मान्यता है कि समाज में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है, जबकि किसी भी समाज में इस तरह की स्थिति संभव नहीं है। अगली जो सीमा है वह है व्यष्टि आर्थिक विश्लेषणों के निष्कर्षों का संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू न होना। इसका तात्पर्य यह है कि जो बात व्यक्तिगत हित के लिए आवश्यक है वह जरूरी नहीं कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए ही भी हितकारी होगा। जैसे एक व्यक्ति के लिए बचत करना उचित है, ठीक है, लेकिन अगर संपूर्ण समाज बचत करने लगे तो इससे वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी और ऐसी स्थिति में
संपूर्ण बाजार में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इस तरह व्यष्टि आर्थिक विश्लेषणों के निष्कर्षों का संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू न होना इसकी एक सीमा है। अगली सीमा व्यष्टि अर्थशास्त्र की है। कुछ आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण कुछ आर्थिक समस्याओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जा सकता, जैसे राजस्व से संबंधित कुछ समस्याएं, मौद्रिक नीति, रोजगार स्तर, राष्ट्रीय आय आदि का अध्ययन जो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जा सकता है, उनका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जा सकता। इस तरह इस वीडियो में समस्त व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा की गई। अगले वीडियो में समष्टि अर्थशास्त्र एवं व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में और चर्चा की जाएगी, जिसमें समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ, विशेषता, महत्व और सीमाएं, इसके अलावा व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, सकारात्मक एवं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।